आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, महानता। आखिर ये महानता है क्या चीज और ये कैसे तय होती है? क्या ये बस कोई ऐसी चीज है जिस पर कोई भी अपने अहंकार के दम पर दावा कर सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे एक एक ईंट, एक एक ब्लॉक जोड़कर अटूट लगन और सालों की मेहनत से कमाना पड़ता है? आज हम इतिहास के पन्नों और आधुनिक डिजिटल दुनिया के दो बिल्कुल ही अलग उदाहरणों के जरिए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, उपनिवेशीकरण की बेतुकी बातें। दूसरा, साम्राज्य थोपना। तीसरा, डिजिटल साम्राज्यों की छोटी शुरुआत। चौथा, दुनिया का विस्तार। पांचवा, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रचनाएं। और अंत में छठा, महानता का असली अर्थ। भाग 1, उपनिवेशीकरण की बेतुकी बातें। हमारी इस चर्चा की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प स्रोत से, जो मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोह का एक जाना माना स्टैंड अप रूटीन है। हम इसे इंसान के व्यवहार और ऐतिहासिक साम्राज्यों की मानसिकता को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने के लिए एक बेहतरीन डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेवर नोह के नजरिए से देखें तो उपनिवेशीकरण यानी कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा पागलपन आखिर क्या है? जरा सोचिए, ये बात केवल किसी की जमीन छीनने या उसके संसाधनों पर कब्जा कर लेने तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है जीते गए लोगों को बिल्कुल जीतने वाले की तरह बनने के लिए मजबूर कर देना। अगर इसे हास्य के नजरिए से देखा जाए तो ये बात सच में कितनी अजीब लगती है, न कि कोई अनजान शख्स जबरदस्ती आपके घर में घुस आए और फिर आप ही को अपने जैसा बनने का हुक्म देने लगे। चलिए, अब इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ट्रेवर ने अपने शो में एक बहुत ही कमाल की बात कही है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं एक भगवान की पूजा करूं, लेकिन आप मुझे उनका नाम नहीं बताना चाहते। बस एक पल के लिए उस भयंकर सांस्कृतिक टकराव की कल्पना कीजिए, जहां ब्रिटिश लोग एक ऐसे भगवान को थोपने की कोशिश कर रहे थे जिसका कोई नाम ही नहीं था, और दूसरी तरफ थी भारतीय संस्कृति, जहां शिव, लक्ष्मी और कृष्ण जैसे अनगिनत प्यारे और नाम वाले देवता मौजूद थे। अब बिना नाम वाले भगवान की प्रार्थना आखिर कैसे की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की इस पूरी स्थिति के अजीबोगरीब होने को बड़े ही मजेदार और सटीक तरीके से हमारे सामने रख देता है। भाग 2, साम्राज्य थोपना। अब जरा ऐतिहासिक साम्राज्य को थोपने के पीछे दिए गए तर्कों पर आते हैं, या अगर और भी सही शब्दों में कहूं तो उनके तर्कों की पूरी तरह से कमी पर बात करते हैं। यहाँ दावों का एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ब्रिटिश लोग खुद को ग्रेट ब्रिटेन कहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा स्वाभाविक रूप से लगता था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय तर्क ये था कि भाई, क्या आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर आपको बताए कि आप कितने महान हैं? स्टैंड अप रूटीन में तो इस बात का भी मजाक उड़ाया गया कि ब्रिटिश लोग स्थानीय लोगों को लगभग पारदर्शी लग रहे थे, मानो उनका रंग ऐसा हो कि अंदर की नसें तक साफ दिखाई दे रही हों। इस ऐतिहासिक कॉमेडी सेगमेंट का सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि इतिहास का ये सो कॉल्ड महान साम्राज्य किसी मेरिट या काबिलियत से नहीं, बल्कि सिर्फ शारीरिक बल और जबरदस्ती के दम पे स्थापित किया गया था। धत तेरे की, आप चाहे या ना चाहें, हम इस देश को चलाने वाले हैं। ये वाक्य बिल्कुल साफ कर देता है कि ये सब कुछ और नहीं, बस सत्ता और ताकत का एक खेल भर था। भाग 3, डिजिटल साम्राज्यों की छोटी शुरुआत। अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलते हैं। आइए मिस्टर बीस्ट के हार्डकोर माइनक्राफ्ट चैलेंज में एंट्री करते हैं। यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग लेवल की है। यहाँ महानता को किसी से जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता, बल्कि यहाँ उसे पूरी तरह से जीरो से, शून्य से बनाना पड़ता है। यहाँ हमारी रफ्तार काफी तेज होने वाली है। जरा इस प्रोग्रेशन को देखिए। महज 20 मिनट के पहले चरण में खिलाड़ियों ने सिर्फ बुनियादी तौर पर जिंदा रहने का संघर्ष किया और छोटे मोटे आयरन फार्म बनाए। फिर अगले 100 दिनों के अंदर उन्होंने पूरी तरह से ऑटोमेटेड कारखाने और स्मेल्टर खड़े कर दिए। और जरा सोचिए, 1000 दिनों तक आते आते उन्होंने एक ऐसा विशाल चिड़ियाघर बना लिया जिसमें पांडा और खतरनाक वार्डन सहित गेम का लगभग हर एक मॉब मौजूद था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये गेम का हार्डकोर मोड है, जहां अगर आप एक बार भी मरे तो आपकी बनाई हुई ये पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। भाग 4, दुनिया का विस्तार। जैसे जैसे हम हजारों दिनों की जी तोड़ मेहनत वाले इन डिजिटल साम्राज्यों की ओर बढ़ते हैं, तनाव और भी गहरा होता जाता है। यकीन मानिए, ये कोई आम संरचनाएं नहीं हैं। जरा इन हैरत अंगेज मिड टियर अचीवमेंट्स पर नजर तो डालिए। एक असली काम करने वाली फेस्टेबल्स चॉकलेट फैक्ट्री, जहां मक्खन, दूध और कोको से बकायदा चॉकलेट बन रही है। 10,000 दिनों की अटूट मेहनत से बना एक पूरा का पूरा फंक्शनल समाज और गांव। मशहूर एनिमे वन पीस का
500 घंटों में बनाया गया मरीन बेस, और यहाँ तक कि गेम के एंड डायमेंशन में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ स्टार वॉर्स का विशाल डेथ स्टार। इन क्रिएटर्स ने अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और याद रखिए, एक छोटी सी चूक, एक मौत और पलक झपकते ही ये सब कुछ हमेशा के लिए राख हो सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे शानदार और विशाल साम्राज्यों में से अल्टीमेट प्राइज आखिर किसके हाथ लगता है? मुकाबला कड़ा है, और अब बस 2 सबसे बड़े मास्टरपीस बचे हैं जो 20,000 और 50,000 दिनों के अविश्वसनीय समर्पण से तैयार किए गए हैं। भाग 5, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रचनाएं। अब हम डेडिकेशन के उस लेवल में एंटर कर रहे हैं जो इंसानी सोच से भी परे है। इन अंतिम 2 डिजिटल साम्राज्यों का स्केल इतना विशाल है कि इसे समझना भी दिमाग को चकरा देने वाला है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है 2,70,000। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। ये वुनबा के 20,000 दिनों वाले पिरामिड बीकन के अंदर इस्तेमाल किए गए एमराल्ड ब्लॉक्स की कुल संख्या है। बस इसे इकट्ठा करने में लगी मेहनत और सब्र का अंदाजा लगाकर देखिए। वुनबा की एसेनवुड नाम की इस दुनिया को देखिए। इसमें एक पार्कोर स्पाइरल है, 9 ड्रॉपर लेवल हैं। मूवी अवतार का पूरा बेंशी हेलीकॉप्टर अटैक रिक्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एंड डायमेंशन में एक मैथमेटिकली परफेक्ट सौर मंडल है और एक ऐसा इंटरस्टेलर ब्लैक होल है जिसके अंदर माइनक्राफ्ट का हर एक ब्लॉक मौजूद है। इसी गणितीय पूर्णता और कला ने इस क्रिएटर को $30,000 का ग्रैंड प्राइज जिताया। ये सच में एक मास्टरपीस है। 50,000, जी हाँ, 50,000 दिन। ये एक इतना बड़ा नंबर है जिसे एक बार में प्रोसेस करना भी मुश्किल लगता है। क्रिएटर लिंक्स ने अपने असली जीवन के पूरे 6 साल, जी हाँ 6 साल, केवल इस एक सिंगल डिजिटल दुनिया को बनाने में लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड होता है। शुरुआत होती है 1 मिनट के एक मल्टी डायमेंशनल माइनकार्ट रोलर कोस्टर से। फिर 3 मिनट पर यह समय के मंदिर में जाता है, जहां वॉइड फ्लोर के नीचे एक पूरी आकाशगंगा का केंद्र दिखाई देता है। 5 मिनट पर वार्डन की पाता है, जो टोटेम के लिए बनाई गई एक जूटिंग रिंग है। और इस सबसे ऊपर जो चीज आपको हैरान कर देगी वो है एक ऑटोमेटेड फार्म जो 1 घंटे में 3,000 विदर स्कल जनरेट करता है। ये अब महज कोई गेम प्ले नहीं रह गया है, ये एक बेजोड़ कलात्मक रचना है। भाग 6, महानता का असली अर्थ। चलिए अब अपनी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं। हमने जो ये 2 बिल्कुल अलग अलग परिदृश्य देखे हैं, आइए उन्हें इंसान की फितरत और महानता की दार्शनिक अर्थ के साथ जोड़कर देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है। देखिए, एक तरफ इतिहास के वो साम्राज्य हैं जिन्होंने केवल अपने अहंकार और शक्ति के बल पर प्रवेश किया और एक पूरी संस्कृति को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर करके महानता का झूठा दावा किया। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आज के ये आधुनिक डिजिटल वास्तुकार हैं जिन्होंने अपने वास्तविक जीवन के 6 साल लाखों ब्लॉक को अपने हाथों से एक-एक करके लगाने में समर्पित कर दिए। इन्होंने किसी से कुछ छीना नहीं, बल्कि अपनी महानता खुद अर्जित की है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, क्या सबसे महान साम्राज्य वास्तव में वे हैं जिन पर बलपूर्वक ताकत के दम पर कब्जा किया गया था, या फिर वे जो हजारों दिनों की अटूट मेहनत, लगन और धैर्य के साथ एक-एक ब्लॉक जोड़कर बनाए गए हैं? महानता का असली हकदार आखिर है कौन? इसी गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।